दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम इकोनॉमी की क्लास देखेंगे और आपका एक सिलेबस में उसने टॉपिक दिया है भारतीय संघीय व्यवस्था में हम मतलब जो कर प्रणाली है यानी टैक्स सिस्टम जो हमारा है उसको हम लोग आज कवर करेंगे और उसके दो भाग आएंगे यानी एक भाग एक आज एक भाग दो कल, ताकि मैं आपको जीएसटी के बारे में भी कुछ समझा सकूं। यानी ये जो कंडीशन है जीएसटी से पूर्व की कंडीशन, हम इसमें वैट वगैरह समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जीएसटी के आने के बाद क्या क्या कुछ चेंजेस हुए, कहाँ से क्वेश्चन जीएसटी से वो पूछ सकता है, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दो पार्ट्स में आएगा। होमवर्क वाला आज आप लोग जो भी काम पढ़ रहे हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट सीरीज आज कंप्लीट हो जानी चाहिए और आज ये अंतिम टाइम होना चाहिए कि आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ रहे हैं। यानी अब आपका डिस्ट्रिक्ट सीरीज सीधे ओपन होगा एग्जाम से एक महीने पहले, जब एग्जाम की डेट आएगी तब तक आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज को टच मत करना। ठीक है, हिंदी के अंदर आप हिंदी साहित्य वाला जो पोर्शन है जहाँ आपने हिंदी के साहित्य अलग अलग मुंशी प्रेमचंद वगैरह, तुलसी, कबीर ये सब पढ़े उसको आप आज कंप्लीट कर लेंगे। हिंदी और उत्तराखंड मिला के आपका आज ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए भारत में कर प्रणाली जीएसटी से पूर्व की क्या कंडीशन थी और जीएसटी के बाद क्या चेंजेज आए हम आज इसको देखेंगे। सबसे पहले देखो कर होता क्या है कि टैक्स होता क्या है। टैक्स का मतलब है आय का पुनर्वितरण यानी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब आप कहोगे सर ये आय के पुनर्वितरण से क्या मतलब है। आय का पुनर्वितरण एक प्रकार का ऐसी चीज समझी जाती है जैसे सरकार ने आपको कुछ दिया, आप कहीं पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपकी इनकम होती है तो आप उसको रीबैक करो, आप सरकार को उसको बैक करके कुछ ना कुछ हिस्सा, उसके बाद सरकार उन चीज़ों को कहाँ करेगी, सामाजिक कार्यों में, चाहे वो किसी की सोशल जस्टिस के लिए हो, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, इस प्रकार की चीज़ें। या एक प्रकार से टैक्स का ये भी मतलब तर्क दिया जाता है कि आय की असमानता को कम करने का प्रयास करता है। अब आप कहोगे आय की असमानता कैसे कम करता है, देखिए सिर्फ समझने वाला है। ठीक है, जैसे आपकी सालाना आय सपोज 5 लाख रुपए है, ठीक है, कितनी है 5 लाख, और दूसरे की किसी की कितनी है 10 लाख है, कितनी है, ये होगी 10 लाख, ये होगी 5 लाख। अब आप कहोगे सर इसमें क्या है। अब इसका जैसे आप देखो अभी इनके बीच का गैप कितना है 5 लाख रुपीज है। ठीक है, यानी 5 लाख रुपए गैप है और बाई चांस इसमें आप टैक्स लगाते हैं तो सपोज आपने इसमें 10% क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। जैसे ही 10% इसको भी लगाओगे आप, अब वो स्लैब अलग अलग हो सकता है। ठीक है, 10% इसको भी लगाओगे तो 5 लाख का 10% अगर आप टैक्स लगाओगे तो 50,000 रुपये आएगा। तो यानी इसकी इनकम हो जाएगी कितनी, 4.5 लाख। और इसमें अगर आप लगाओगे तो इसमें कितनी इनकम हो जाएगी इसकी अपने आप में, मतलब स्लैब तो बढ़ते रहता है ना, जैसे टैक्स का रेट बढ़ते रहता है, जैसे 10% 5 लाख से ऊपर कुछ ज़्यादा हो सकता है, उससे ऊपर कुछ और हो सकता है, इस प्रकार से चीज़ें चलती है। तो ये जैसे आप 10% सपोज लगाते हो तो यहाँ 1 लाख रुपये कम हो गया यानी 9 लाख बच जाएगा। यहाँ आपका 4.5 लाख, यहाँ 9 लाख, और अभी के टाइम पे अब जो गैप आएगा वो कितने का आ जाएगा, 4.5 लाख का। यानी आय की जो असमानता पहले 5 लाख थी उसको कम करने का प्रयास किया गया। ये सिर्फ एक लॉजिक है, तर्क है। ठीक है, बाकी कर क्या होता है, सरकार के आय का मतलब आपके आय का पुनर्वितरण, यानी आय के पुनर्वितरण के लिए जो चीजें की जाती हैं उसको टैक्स के अंदर ये बताया, आय का पुनर्वितरण, रिडिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, आय का पुनर्वितरण है जिससे सरकार अपने कार्य को पूरा करती है। सिर्फ इतना ही देखना है। अब 2-3 शब्द मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो देखना। एक टर्मोलॉजी लिखो आप, करापात। क्या लिखोगे, करापात। करापात को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब टैक्स किस पर लग रहा है। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स करापात। एक दूसरे को बोलते हैं कराघात, कराघात। ठीक, कराघात का मतलब होता है इंपैक्ट ऑफ टैक्स। इंपैक्ट मतलब उसका प्रभाव किस पे पड़ा, इसको बोलते हैं इंपैक्ट ऑफ टैक्स, इंपैक्ट ऑफ टैक्स। यानी कर का प्रभाव किसको पड़ा, जो हमने टैक्स लगाया है, क्या हमने जैसे एक इंसान पे टैक्स लगाया, क्या उसी पे उसका प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, उसको देखेंगे इंपैक्ट ऑफ टैक्स। जबकि आपने करापात जो होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है। क्या होता है, इंसिडेंस, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। यानी अब इसको मैं बताता हूं, देखो बाई चांस आपने किसी पे टैक्स लगाया, यानी एक पर्सन है एक्स, एक्स पे आपने क्या लगाया, टैक्स लगाया, और इससे वसूला भी किससे, आपने एक्स से ही क्या किया, उसको वसूला। तो ये हो गया आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी किस पे आपने टैक्स लगाया और उसी से अगर आपने वसूला तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स। कराघात होता है इंपैक्ट ऑफ टैक्स, यानी अगर सपोज आपने एक्स से क्या लगाया, टैक्स लगाया,
और उसको वसूल रहे हैं आप वाई से, किसी अदर पर्सन से इसको वसूल रहे हैं। अभी कैसे वसूलेंगे हम देखेंगे। तो ये मतलब उसका प्रभाव हो गया कि किस पे उसका पड़ा, लगाया, हाँ प्रभाव इस पे लगाया, उस पे उसी पे प्रभाव पड़ा। तो ये इंसिडेंस और इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कराघात करापात। बाकी एक आर्टिकल लिख लीजिए आप, आर्टिकल नंबर 265। इसमें कहा गया है कोई भी कर, भारत में जो भी टैक्स होगा वो विधि के द्वारा लगाया जाएगा, बिना कानून बनाए कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अभी जीएसटी लगा ना 2017 में, जीएसटी भी मैं आपको हल्का समझाऊंगा, बहुत डिटेल से नहीं, लेकिन आप लोग देख लीजिए 265 क्या कहता है, कोई भी कर जो होता है वो किसके द्वारा लगाया जाएगा, विधि के द्वारा, कानून के द्वारा। कोई भी कर विधि द्वारा लगाया जाएगा, यानी लॉ के द्वारा ही कोई टैक्स लगेगा, विधि द्वारा लिखना। और एक लिखो आप भाग 12 संविधान का भाग 12, जिसके अंदर आप आर्टिकल लिखोगे। आर्टिकल कहां से कहां लिखोगे इसमें, 264 से 300A तक, 264 टू 300A। इसके अंदर है सेंट्रल और स्टेट के बीच वित्तीय संबंधों की बात की गई है, यानी उनके फाइनेंशियल क्या रिलेशन होंगे, इसी के अंदर आपका टैक्स आता है। यानी इसको लिखो, सेंट्रल व स्टेट के बीच फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध की बात कही गई है। और इसी के अंदर आपका क्या आता है, टैक्स वगैरह का सिस्टम आता है। क्योंकि हमारा देश जो है, यहाँ केंद्र और राज्य अलग अलग हैं, केंद्र है उसके नीचे राज्य जैसी संस्थाएं हैं, तो टैक्स दोनों के अलग अलग होते हैं। तो क्या राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा, कौन से टैक्स राज्य को मिलेंगे, केंद्र के किन करों में राज्य का किस हिस्सा कितना होगा, ये सब चीजें हुआ करती थी। अब जीएसटी आने के बाद बहुत सी चीजें चेंजेस होगी, वो कल अगले क्लास में बताऊंगा, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनेगा, जो क्वेश्चन बनता है आपका टैक्स से बनता है, वो देख लीजिए क्या बनता है। टैक्स जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट। अब वहीं पे क्वेश्चन में पूछ देगा कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, वहीं बेहोश होने से बढ़िया है कि आप घर से उसको तैयार करके जाओ। देखिए टैक्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कितने, दो प्रकार के। एक को बोलते हैं, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उसको लिख लेना, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेना, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स। एक होता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, यहीं पे से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। देखिए प्रत्यक्ष कर में मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स होगा और जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स होगा, यानी जिस पे कर लगाया जा रहा है और जिससे वसूला जा रहा है, वो एक ही पर्सन होगा, वो अलग नहीं होगा। बाई चांस मुझ पे मेरी इनकम पे टैक्स लगता है, तो सरकार ने कहा भाई तुझे इतना % टैक्स लगता है, तो मैं उसको शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा। यानी जैसे व्यापारी होते हैं, उसके किसी वस्तु को बनाया, उसने उस वस्तु की कुछ कीमत रखी, उस पर एक टैक्स लगा, टैक्स लगने के बाद उसने तो सरकार को दे दिया, लेकिन उसने उस वस्तु की कीमत बढ़ा के उसको आगे शिफ्ट कर दिया, यानी उसने अपने टैक्स को दूसरे की जेब से वसूल लिया, तो वो तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। लेकिन प्रत्यक्ष कर में आप लोग क्या करोगे, यानी जिस इंसान पे टैक्स लगाया है, सपोज एक्स पे क्या लगा, टैक्स लगा, क्या लगा, एक्स पे टैक्स लगा, और वसूला भी किससे गया, एक्स से गया, तो ऐसा कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है, जिस पे लगा उसी पे। जबकि अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं, यानी टैक्स किस पे लगा, एक्स पर्सन पे लगा, कोई एक इंसान था, उसने अपना टैक्स शिफ्ट करके दूसरे से की जेब से निकाल दिया, यानी वाई से उसने क्या कर दिया, वसूल दिया, मतलब ये टैक्स होगा यहाँ पे, ठीक है, ये टैक्स लगा और ये उससे वसूला गया, तो ये अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर मतलब वो शिफ्टिंग होती आती है उसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन से कर प्रत्यक्ष हैं कौन से अप्रत्यक्ष हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल समझने आपने, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पहला क्वेश्चन, पहला जो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। क्या बोलोगे, इनकम टैक्स यानी आयकर। जो इनकम पे किसी के टैक्स लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर यानी आयकर, ये ध्यान रखना। दूसरा एक टैक्स होता है निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने होते हैं ना, निगम कर यानी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो उस पे जो टैक्स लगता है वो क्या होता है, अपने आप में डायरेक्ट टैक्स होता है। उनके मुनाफे पे, उस कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया उस पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं निगम कर। इसके अलावा क्या होगा, एक पूंजीगत लाभ कर होता है यानी कैपिटल गेन टैक्स। क्या लिखोगे, पूंजीगत लाभ कर, पूंजीगत लाभ कर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। क्या लिखोगे,
कैपिटल इसको CGT मतलब है, मैंने शॉर्ट में लिखा है कैपिटल गेन टैक्स यानी पूंजीगत लाभ कर। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपने कोई मतलब आप संपत्ति है आपकी, उसको खरीदने या बेचने में आपको जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा उसको बोल देंगे पूंजीगत लाभ कर। तो इसके ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिए संपत्ति के खरीदने व बेचने पे लगने वाला कर, इसको लिखना है, ठीक है। संपत्ति के खरीदने व बेचने पे भूमि प्लस भवन कर, लैंड पे या जो आपके भवन वगैरह उस पे जो टैक्स लगता है वो आपसे ही लिया जाएगा। इसके अलावा वेल्थ कर यानी संपत्ति कर, इसको लिखना ब्रैकेट में वेल्थ कर यानी संपत्ति कर, ये भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। साथ ही साथ कहीं आपको किसी आपने FD वगैरह की कोई कुछ किया उस पे जो ब्याज मिलता है आपको, ब्याज पे मिलने वाला जो टैक्स है वो भी क्या होगा, आपका डायरेक्ट टैक्स होगा, ठीक है। और एक लास्ट लिख लीजिए सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। इसका मतलब क्या होता है, कोई जैसे आपने मार्केट से शेयर वगैरह खरीदे किसी कंपनी के या म्यूचुअल फंड वगैरह में आपने पैसा वैसा लगाया, उसकी खरीद और बेचने में जो आपको प्रॉफिट हुआ है शेयर वगैरह के, उस पे जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है। तो ये अपने आप में प्रत्यक्ष कर के प्रमुख उदाहरण हो गए, इसको ध्यान रखना। इनकम टैक्स, निगम कर मतलब आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गेन टैक्स, भूमि कर, भवन कर, संपत्ति कर, ब्याज कर और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना आपके प्रत्यक्ष। अब क्योंकि हम GST से पूर्व की कंडीशन पढ़ रहे हैं, GST से पूर्व का मतलब GST कब लागू हुआ था भारत में, 1 जुलाई 2017 से पूर्व की कंडीशन चल रही है अभी, ठीक है। तो इसके बाद क्या चेंजेज आए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब देखिए दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मैंने अभी बताया, लगाया किसी पे जाएगा, वसूला किसी और से जाता है। जैसे एक प्रकार से एग्जाम्पल इसका प्रमुख है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लिखो उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं इसको, ठीक है। उत्पाद शुल्क, इसको ब्रैकेट में लिखना है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या होता है, आपने किसी चीज का उत्पादन किया इस भारत देश के अंदर, जैसे ही आपने उत्पादन करके उसको अपनी कंपनी से बाहर निकाला, तुरंत उस पर क्या लगा देगी, मतलब उत्पाद का टैक्स। यानी आपने उत्पादन किया, सपोज ये मार्कर है, आप रॉ मटेरियल वगैरह जो भी लेके आए, आप कंपनी में गए, इसको बनाया, जैसे ही कंपनी से बाहर निकलना शुरू हुआ उससे पहले इस पर टैक्स लग जाएगा, यानी क्योंकि आपने इसका प्रोडक्शन किया है। और वो कौन लगाता है, केंद्र सरकार, यानी उत्पाद शुल्क बोलते हैं उसको, एक्साइज ड्यूटी। बशर्ते दो जगह एक्साइज ड्यूटी केंद्र नहीं लगाती, एक शराब के प्रोडक्शन पे, वाइन के, उस पे स्टेट को दिया है उत्पाद शुल्क, और दूसरा अपने आप में किस में दिया है, जो अफीम से संबंधित जो चीजें होती हैं, जो मेडिकल यूज होता है अफीम का, उस पे एक्साइज ड्यूटी स्टेट लगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना अप्रत्यक्ष करों के अंदर उत्पाद शुल्क ब्रैकेट में एक्साइज ड्यूटी लगाना क्या होता है, मैंने इसको बोलते बोलते समझा दिया, ठीक। नेक्स्ट इसके अलावा उत्पाद शुल्क के अलावा जो आता है वो आता है क्या, बिक्री कर। बिक्री कर मतलब जो राज्य लगाते हैं जिसको सेल टैक्स बोलते हैं, क्या लिखोगे, बिक्री कर, एक प्रकार का वेट है, ठीक है। अभी वेट भी बताऊंगा मैं आपको, बिक्री कर, इसको साथ में लिख देना सेल टैक्स, क्या लिखोगे, सेल टैक्स, बिक्री कर, ये भी अपने आप में अप्रत्यक्ष कर का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आता है आपका सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, यानी अगर आप किसी दूसरे देश से अपने देश में कोई सामान मंगा रहे हो, उस पे उस बाउंड्री पे जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं सीमा शुल्क, नाम से ही लग रहा है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कस्टम ड्यूटी लिख देना, सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी। इसके अलावा जो भारत में है एक सेवा कर लगा था 1994 के आसपास, इसको देख लेना, 1994 ही है जहां तक मेरा ख्याल है, सेवा कर, सर्विस टैक्स, ये भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। सर्विस टैक्स भारत में कब से लागू हुआ है, इंपोर्टेंट भी है। तो सेवा कर क्या हो गया, अपने आप में एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर हो गया। इसके साथ ही वैट जो है, वैट आपने सुना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी अप्रत्यक्ष कर का एग्जांपल हुआ करता था, जो भारत में 1986 में मोड वैट के नाम से लागू हुआ था सबसे पहले, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स 1986 में, ठीक है। ये भी एक है। और बाद में जो अभी GST लागू हुआ, ये सभी अप्रत्यक्ष करों का एक संयोग है, तो GST भी लिख लो इसी में, ठीक है। क्या लिखोगे, GST, और ये कब से लागू हुआ, 1 जुलाई सन 2017 से ये हुआ, ठीक है। ये हो गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कौन सा प्रत्यक्ष है कौन सा अप्रत्यक्ष है, और ये कंडीशन कब से पढ़ रहे हैं, GST से पूर्व की। अब GST आने के बाद कई चेंजेस इसमें हो गए, मैं आपको वो समझा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए दो चीजें आप यहाँ से फिर एक टर्मिनोलॉजी आप लोग पढ़ोगे इसमें, ये जो टैक्स और टैक्स के प्रकार हो गए। अब नई चीज आपको मैं दो शब्द और समझाता हूँ, वो नॉर्मली वैसे पेपर में आपका क्या पता कभी पूछ दे, कोई भरोसा नहीं रहता है। एक तो लिखो आप प्रगामी कराधान, क्या लिखोगे, प्रगामी कराधान,
प्रगामी कराधान, यानी इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। और एक लिखोगे प्रतिगामी कराधान, प्रतिगामी कराधान, ठीक है, प्रतिगामी कराधान इसको बोलते हैं। ये तो गया प्रोग्रेसिव, और मतलब पहला वाला प्रोग्रेसिव कराधान का टैक्सेशन। प्रतिगामी कराधान को बोलते हैं अपने आप में रिग्रेसिव कराधान, यानी रिग्रेसिव टैक्सेशन। इसको इंग्लिश में रिग्रेसिव, इसको प्रोग्रेसिव। अब देखिए प्रोग्रेसिव में क्या होगा, इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट बढ़ेगा। यानी जैसे आपकी मूल्य बढ़ रहा है किसी चीज का, यानी रेट आपकी इनकम का कहीं से भी बढ़ रहा है, तो इसके साथ साथ जो टैक्स लग रहा है उस पर उसका रेट भी बढ़ेगा। यानी आय बढ़ने के साथ साथ टैक्स बढ़ रहा है तो उसको प्रगामी कराधान बोलते हैं। और आय बढ़ने के साथ टैक्स रेट कम किया जा रहा है तो इसको बोलते हैं प्रतिगामी कराधान। बहुत से देशों में ये चलता है। ये क्यों चलता है बहुत से देशों में? उनको ये लगता है कि जैसे जैसे आपकी मूल्य बढ़ेगा, अगर हम आपसे कम टैक्स लेंगे तो आप ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि यार हमें इतना टैक्स नहीं लेना चाहिए, और ये और अच्छी मेहनत करेगा और काम करेगा। तो ये इस प्रकार के, लेकिन भारत में बेसिकली क्या दिखाया जाता है? प्रगामी कराधान, यानी इंडिया में ये वाला मॉडल प्रचलित है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको मेन चीज जो पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाऊंगा वैट। जीएसटी से पहले की जो कंडीशन है, यानी छोटा जीएसटी का भाई आप लोग इसको कह सकते हैं, जीएसटी का छोटा भाई था ये वैट। इसका नाम ही था वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स था। ठीक है, ये जो भारत में लागू हुआ, ये हुआ अपने आप में 1986 में मोडवेट नाम से, यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स नाम से इसको लागू किया गया था। और सबसे पहले जो ये लागू हुआ 1954 में, इसको फ्रांस में सबसे पहले क्या किया गया था? लागू किया गया था। इसको ध्यान रखना, मोडवेट नाम से इसको लागू किया गया था। और ये जो लागू हुआ वैट, ये लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पे इसको लागू किया गया था। किसकी सिफारिश पे? लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पे इसको लागू किया गया था। समिति की सिफारिश, ठीक है, लक्ष्मीकांत झा की समिति की सिफारिश पे इसको लागू किया गया था। इसको बोला जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। क्यों था, क्या था, कैसे आया, मैं आपको ये बताता हूं। देखो 1986 से पूर्व की कंडीशन इस देश में क्या हुआ करती थी, सबसे पहले आपको वो समझना है। ठीक है, जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे। वैल्यू एडेड टैक्स तब समझोगे जब आप 1984 के 86 से पहले की कंडीशन समझोगे। तो वो देखो क्या थी। पहले हम देखेंगे 1986 से पूर्व की कंडीशन क्या थी। तो सबसे पहले हेडिंग डालो 1986 से पूर्व। 19 ये वेट जैसे आया ना, क्योंकि वेट क्या है, जीएसटी का छोटा भाई है, ये मान के चलो। एक प्रकार का जीएसटी जो आएगा वो वेट के बिना नहीं समझ पाओगे। तो मैं आपको बहुत लाइट तरीके से एग्जांपल से समझाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ एक समझने से मतलब है। बाकी वेट कब से लागू हुआ, आप देखो, आप पढ़ते रहते हो उत्तराखंड में वेट कब से लागू हुआ है, क्या हुआ, मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे 1986 से पूर्व। एक टर्मोलॉजी होती है, उसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या था यहां? कास्केडिंग इफेक्ट है। अब आप कहोगे सर ये कास्केडिंग इफेक्ट है क्या, ग्रुप सी एग्जाम में आएगा? जरूरी नहीं है कि हर चीज ग्रुप सी एग्जाम पे ही आए, कभी कभी एक बेसिक ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए, तभी तो आपको जीएसटी समझ में आएगा। क्वेश्चन तो बहुत हल्के आएंगे इससे, मैं जानता हूं। ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट जो होता है इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। पूरा लिख लेना, ठीक है, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। ये समझना है आपको, ये क्या था, आपको सीधे वेट समझ में आ जाएगा। और पूरा एग्जांपल से समझाऊंगा और कुछ नहीं समझाऊंगा। सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन, इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, यानी टैक्स पे टैक्स लग रहा है। यानी इसको एक और चीज बोल सकते हो, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। यानी अब आप बताइए, कोई चीज आप ऑलरेडी टैक्स पेड करके आए हो, नेक्स्ट स्टेप में उस पर फिर टैक्स लग जा रहा है, उसको और टैक्स लग गया, फिर नेक्स्ट स्टेप पे उस पर और टैक्स लगा रहा है, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगाओगे तो चीजें स्वाभाविक रूप से कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते बहुत महंगी हो जाएंगी, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। वैट में डायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और वो वगैरह नहीं आते, क्योंकि इसमें कोई अलग अलग चरण नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स तो आप डायरेक्ट आपसे लिया जाएगा ना, उसमें स्टेप नहीं होते हैं। जो 1900 पूर्व से पहले कंडीशन थी, कास्केडिंग इफेक्ट चलता था, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन, जिसको टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। इसको मैं समझाता हूं एग्जाम्पल के सहित। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे आप ऐसे ही, ताकि आप जो मैं लिख रहा हूं इसको ऐसे ही समझना है। ठीक, बाई चांस कोई एक व्यक्ति एक्स है, ठीक है,
क्या है, कोई एक व्यक्ति एक्स, और ये किसी फैक्ट्री में काम करता है, मतलब मालिक है, तो उस प्रोडक्शन को करने में, उस वस्तु को बनाने में इसको कच्चा माल चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा? बिल्कुल चाहिए होगा, क्योंकि इसको रॉ मटेरियल के बिना नहीं हो सकता। इसने क्या किया, 100 रुपये का एक रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल लिया, ठीक है। 100 रुपये के रॉ मटेरियल में इस बंदे को 10 रुपये का टैक्स पड़ गया, क्योंकि कच्चा माल के लेने देने में जो टैक्स पड़ा उसको 10% का पड़ गया। तो ये 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपया। तो ये रॉ मटेरियल इसकी नज़रों में कितना हो गया, 110 रुपये का हो गया, ठीक है। 100 रुपये का कच्चा माल था, 10 रुपये उस पर टैक्स पड़ा, तो 110 रुपये का क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। अब इस बंदे ने क्या किया, इसने कहा कि यार मैं अपनी कंपनी में जाता हूं और उसको उस चीज का प्रोडक्शन करता हूं जो वो बनाना, जिस चाहे मार्कर के लिए ही कच्चा माल लाए, या इस डस्टर के लिए लाए, या इस बोर्ड के लिए लाए, जिस चीज के लिए भी वो प्रोडक्शन करने जा रहा है, तो वो क्या किया, अपनी कंपनी में गया और उसने उसका प्रोडक्शन शुरू किया। यानी इसने क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में, आप इसको ना थोड़ा सा ऊपर लिख देना, इधर करोगे, यहां पे लिख दो इसको, क्या लिखोगे, जैसे एक्स ने क्या किया, 100 रुपये का रॉ मटेरियल लिया, कच्चा माल, इसको 10% उस पर टैक्स पड़ा, तो इसके लिए कच्चा माल कितना हो गया, 110 रुपये का हो गया, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए ये क्या किया, अपना प्रोडक्शन करने गया, इसने क्या किया, प्रोडक्शन करने गया, तो इसने इसमें कुछ न कुछ चीज वैल्यू एडिट की होगी, कुछ न कुछ किया होगा इसने इस कंपनी के अंदर। सपोज उसका 40 रुपये 50 रुपये जितना भी कहते उतने का इसने वैल्यू एडिशन किया। यानी ऑलरेडी वस्तु कितने रुपए की हो रही थी, यहाँ पे 110 रुपये की हो रही थी, और इसने जब उस पर वैल्यू एडिशन किया तो उसमें सपोज 40 रुपये का वैल्यू एडिशन था, यानी 110 प्लस 40 रुपये का इसने कंपनी के अंदर कुछ किया होगा, वैल्यू को ऐड किया होगा, तो इसकी जो ये वस्तु होगी ये कितने रुपए की होगी, 150 रुपए की। अब जैसे 150 रुपए की वस्तु हुई, अभी जैसी कंपनी से बाहर निकलने लगा सामान, सरकार तुरंत उस पर क्या लगा देगी, एक्सरसाइज ड्यूटी लगा देगी। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी वहां पे खड़े होंगे, बिना उसके बाहर ही आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उत्पादन किया इस देश में, आपको एक्सरसाइज ड्यूटी देनी होगी, उत्पाद शुल्क देना होगा। तो इस बेचारे पे जो उत्पाद शुल्क पड़ा, तुरंत से उसमें सपोज सरकार ने क्या कर दिया, एक्साइज ड्यूटी लगा दी, यानी प्लस 10% इस पे क्या लगा दी, एक्सरसाइज ड्यूटी, ईडी लिख दो, ठीक है। यानी 150 रुपए की वस्तु थी, 10 रुपए का उस पर टैक्स लग गया, तो यानी 150 का 10% होता 15, तो टोटल वस्तु की कीमत कितनी होगी, 165 रुपए। अब समझने वाली बात है, देखिए यहां पर इस बंदे ने 100 रुपए का रॉ मटेरियल लिया, 10 रुपए का टैक्स लगा, तो 110 का हो गया। अब बताइए इसने कितने रुपए नए जोड़े अपनी ओर से, 40 रुपए, और इसके जो 40 रुपए हैं, और पहले कच्चा माल था 100 और 40 140 होना चाहिए था, लेकिन इसमें हमने 110 माना, जिसमें से इस 10 रुपए जो ये 10 बाद के हैं, ये जो ऐड हुए हैं, ये ऑलरेडी टैक्स है, यानी इसने इसको टैक्स चुकाया हुआ है इस 10 रुपए का, और इस बंदे को टैक्स पड़ना चाहिए था 100 और 40 पे, बट इसको ये 10 रुपए जो ऑलरेडी टैक्स पेड है, 110 हुआ ना, 10 टैक्स पेड करके आया, उसी 10 को भी और जोड़ के हमने 150 बनाया, वैल्यू एडिशन 40 था, लेकिन 10 रुपया टैक्स वाला था, उस 10 रुपए भी हमने टैक्स में जोड़ रखा है, यानी हमने टैक्स जो पहले 10 रुपए में 10 रुपए पड़ा था, उसके ऊपर भी हमने टैक्स लगा दिया, यानी 150 करके 165 कर दिया, ठीक है। अब प्रोडक्शन होने के बाद सामान रिटेलर के पास चला गया, दुकानदार के पास चला गया, सपोज जो रिटेलर की कंडीशन पे पहुंच गया, ठीक है। रिटेलर यहां जैसे ही पहुंचा, उसको 165 रुपए का मिला, किसको, दुकानदार को 165 का मिला उसको, क्योंकि 165 का मिला। अब उसने कहा यार दुकान में रख रहा हूं, किराया दे रहा हूं, एसी वेसी सब है, कर्मचारी रखे हैं, 50 रुपए तो मैं महंगा बेचूंगा ही बेचूंगा, तो उसने इसकी कीमत कितनी रख दी, सपोज 50 रुपए रख दी, कितनी रख दी, 50 रुपए। तो 165 और 50 रुपए जैसे ही रखा, तो इसकी वैल्यू उसने कितनी कर दी, 215 रुपए। अब 215 जैसे ही की, तो उस पे सीधे स्टेट गवर्नमेंट आ गई, क्या करने के लिए, बिक्री कर लगाने के लिए। यानी जो मैंने अभी बिक्री कर सेल टैक्स बताया ना, सपोज सेल टैक्स की दर 10% है, यानी प्लस 10%, इस पे क्या हो गया, बिक्री कर हो गया, और जो कि राज्य ने लगा दिया। तो बिक्री कर लगाते ही ये 215 का 10% निकालो आप, 21 कुछ रुपए आएगा, यानी टोटल मिला के ये कितना हो गया, 236 रुपए के आसपास हो गया, 236.5 रुपए के आसपास ही क्या हो गया, टोटल वस्तु कस्टमर से मिली। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। कैसे, सबसे पहले 100 रुपए का कच्चा माल था, इस बेचारे ने 10 रुपए यहां ऑलरेडी टैक्स दिया था 110, अब उसने नया सिर्फ 40 रुपया ऐड किया था, लगना चाहिए था इस 40 पे ही टैक्स ओनली, लेकिन इन
लोगों ने उस 10 रुपए को यहाँ जोड़ के 40 रुपए ये यानी 50 रुपए पे टैक्स लगा दिया, यानी 150 पे लगा दिया। चलो यहाँ भी छोड़ो, 165 उसने टोटल मिला के एक्साइज ड्यूटी करके जो 165 बनाया, उसमें इस 50 रुपए के साथ साथ उसने अब ये यहाँ 10% लगा, इस 165 को आपने यहाँ जोड़ दिया, जो कि 165 में यहाँ पर भी टैक्स लगा है कुछ बहुत यहाँ पर भी टैक्स लगा है, और इसने सिर्फ 50 रुपए वैल्यू ऐड किया था, तो ये 50 पे पड़ना चाहिए था, लेकिन वो टैक्स इस वाले में लगा है, जो कि ऑलरेडी ये 10% वाला भी है ऑलरेडी ये, यानी इन दोनों पे यहां पर जाते जाते जब वो यहां पहुंचा, यहां जाते जाते इस पे और इस पे भी टैक्स लगा, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो इस पे भी जुड़ी हुई है। तो वो क्या कर दिया, जो पहले ऑलरेडी टैक्स पेड था उस टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया, और वस्तु कितनी होगी 236.5 रुपए। इसी के एग्जांपल से हम नेक्स्ट समझेंगे, इसी को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। ये था 1986 के बाद, और वस्तु 1986 से पूर्व वस्तु की कीमत यहां पहुंच गई, और इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, यानी हर पॉइंट पे टैक्स लग रहा है, यानी सिंगल पॉइंट टैक्स सिस्टम मैंने अभी आपसे कहा ना, यानी हर पॉइंट पे टैक्स लगा रहा है। तो इसी को सुधारने के लिए भारत में वैट लाया गया, और इसी एग्जांपल से मैं आपको वैट समझाता हूं। देखो वैट क्यों लाया गया भारत में, ये जो टैक्स पे टैक्स पड़ रहा था इस चीज को खत्म करने के लिए, यानी कास्केडिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए भारत में क्या लाया गया, वैट लाया गया। वैट की शुरुआत होती है 1986 से, किस रूप में, मॉड वैट के रूप में। वही चीज अब आपको समझना होगा। देखिए मैंने क्या कहा, एक्स एक इंसान था, उसने 100 रुपए का क्या लिया, कच्चा माल, रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, लिया इतना, इस पे क्या हुआ 10 रुपए सरकार ने टैक्स लगाया, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 110 रुपए होगी, इतना आप लोग मानते हैं। अब ये क्या गया, प्रोडक्शन की स्थिति में गया, किस में गया, प्रोडक्शन करने गया अपनी कंपनी में। इसने जैसे ही प्रोडक्शन किया, इसको कच्चा माल मिला था कितने रुपए का, 40 रुपए का, 40 रुपए का मतलब 100 रुपए का। अब ये 100 रुपए हम पहले 110 कर रहे थे, अब देखो हम ये टैक्स को नहीं जोड़ेंगे, अभी ये टैक्स है, ठीक है, अभी ये टैक्स हमने क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया, यानी ये टैक्स ऑलरेडी ये पेड कर चुका है। इसने इस कच्चे माल में अपनी ओर से जो भी उस कंपनी के अंदर किया, सपोज 40 रुपए की उसकी लागत आई, यानी उसका जो इनपुट था, यानी जो उसने वैल्यू ऐड किया वो कितने रुपए का किया, सपोज 40 रुपए का, यानी इसने इस 40 रुपए में नया अपनी ओर से वैल्यू ऐड कर दिया, ठीक है, वैल्यू एडिशन कर दिया। अब देखिए जैसे इसने वैल्यू एडिशन किया तो इसका जो टोटल का टोटल अभी तक टैक्स हो गया वो कितना हो गया, 10 रुपए का इसका यहां पर टैक्स लगा है ऑलरेडी वस्तु पे, ठीक है, और इस 40 रुपए का जो वैल्यू में उसने ऐड किया, इस वैल्यू एडिशन पे भी उसको कहीं ना कहीं क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्यों, जो अब वैट वही तो है, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी हर स्टेप में जो नई वैल्यू हो रही है, जो जुड़ रहा है, सिर्फ उस पे टैक्स लगेगा, सारे पे नहीं लगेगा। 100 रुपए का कच्चा माल था, 10 रुपए का आप क्या लेके आए, आप पे टैक्स लगाया है पहले, यानी ये जो अलग छोड़ रखा है मैंने, 40 रुपए का आपने वैल्यू ऐड किया, तो आप इस पे टैक्स लगाओगे, सपोज 10% की दर से 4 रुपए यहां पे क्या आ गया, टैक्स, क्योंकि रेट क्या है कर लो आप लोग 10 रुपए, तो टैक्स कितना हो गया, 10 रुपए ये, 4 रुपए ये, कितना हो गया टोटल मिला के 14 रुपए का क्या हो गया, इसमें टैक्स हो गया। हुआ नहीं हुआ बताइए, 14 रुपए का टैक्स हो गया, ये टोटल मिला के 14 रुपए का जो टैक्स हुआ वो इसमें टोटल में ऐड हो जाएगा, यानी 100 रुपए ये है, 10 रुपए ये है, 10 रुपए का टैक्स ये मतलब ऑलरेडी हो चुका है, 40 रुपए हमने इसमें वैल्यू एडिट किया, तो टोटल मिला के जो टैक्स हुआ हमारा वो 14 रुपए का क्या हो गया, टैक्स हो गया। यानी आपने वैल्यू एडिशन 40 रुपए के किया, 100 रुपए का आपका प्रारंभिक कंडीशन थी, टोटल नई जिसपे टैक्स नहीं पड़ा वो 100 रुपया और 40 रुपया 140 रुपया है, और दोनों टैक्स को मिला के आपका 4 रुपया हो गया, यानी 100 धन 40 धन 14, यानी 154 रुपए का आपका ये प्रोडक्ट हो गया। इस पे हमने टैक्स को रिपीट नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया कि 100 धन 10 110 करें फिर 150 करें फिर हम टैक्स लगा दें, हमने ऐसा नहीं किया। हमने सिर्फ क्या दिया, वैल्यू एडिशन पे हमने इस 100 को देखा, हमने कहा कि इस पे ऑलरेडी टैक्स पड़ा है, हमने नया देखा इस 40 रुपए पे, इस 40 रुपए हमने टैक्स लगाया, और जो ये 154 वाला है ये सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए टैक्स देगा सरकार को। वो ये कहेगा क्योंकि ऑलरेडी 10 रुपए टैक्स पिछले वाला जो कस्टमर था, यानी ये था, मैंने इसने टैक्स पेड किया हुआ है सरकार को, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कितना दूंगा, 4 रुपए टैक्स दूंगा, ठीक है। अब वो कंडीशन कहां पहुंची, रिटेलर तक पहुंची। रिटेलर तक पहुंचने की कंडीशन में क्या होगा, देखिए 100 रुपए का स्टार्टिंग कंडीशन थी, ठीक मानते हैं आप लोग, उसके बाद 40 रुपया नए कंडीशन में उसमें वैल्यू ऐड हुआ, 40 रुपया इसने ऐड किया, उसके बाद जो दुकानदार है उसने कहा यार मैं 50 रुपए का इसमें वैल्यू ऐड करता हूं, यानी इसमें 14 रुपए ऑलरेडी टैक्स है, ठीक है, 14 रुपए हम टैक्स पेड कर चुके हैं। दुकानदार आया, उसने कहा मैं 50 रुपए इसमें क्या करूंगा, वैल्यू ऐड करूंगा। 50 रुपया वैल्यू ऐड करते ही ये वस्तु कितनी की होगी, टैक्स मत जोड़ना अभी, 100 और 40 140 और 50 160
90 रुपए की ये वस्तु होगी, अभी टैक्स नहीं जोड़ना है। इस 190 पे क्या पड़ेगा आपको, टैक्स पड़ेगा 10% की दर से सपोज, और 190 का 10% कितना होता है 19 रुपए, तो 19 रुपए इस पे क्या पड़ गया, टैक्स पड़ गया, ठीक है, 19 रुपए टैक्स। तो टोटल मिला के जो वस्तु होगी वो कितने की होगी, फाइनल ग्राहक तक पहुंचने पे 209 रुपए की। और इस दुकानदार को जो टैक्स पड़ा मात्र और मात्र कितना पड़ा अपने आप में, जैसे 209 में से कितना है, ये वाला पोर्शन मतलब 209 है, वो पहले की कंडीशन में देखिए 236 रुपए हो रहा था, अब कितना हो रहा है वो देख लीजिए 209 रुपए हो रहा है। तो मात्र वैल्यू एडिशन पे टैक्स पड़ रहा है, 100 धन 40 पे यहां पड़ा और 50 रुपए पे यहां। दुकानदार जो होगा उसको सिर्फ उसने ये वैल्यू ऐड कर रखी है, ये वाली, इस पे टैक्स पड़ेगा उसको। जो दुकानदार होगा ये 5 रुपए सरकार को टैक्स देगा, उससे ऊपर नहीं देगा। हालांकि उसको जब अपना मतलब रिटर्न भरेगा, वो टैक्स दिखाएगा अपना, उसको टोटल दिखाना होगा। वो कितना दिखाएगा टोटल, वो कहेगा देखो साहब 14 रुपए मेरे सामान पे पहले टैक्स पड़ चुका है, जैसे 209 का सामान है, वो कहेगा मेरे से पहले वाली कंडीशन में 14 रुपए ये पड़ चुका है, मैंने 50 रुपए का वैल्यू ऐड किया था, तो मुझे 5 रुपए का टैक्स पड़ना चाहिए, यानी 14 5 19 रुपए तो इस टोटल टैक्स है ही है। लेकिन वो पहले ही कह देगा कि देखो मेरे से पहले वाले कंडीशन वाले ने 14 रुपए फिल ऑलरेडी कर दिए हैं, उसको 14 रुपए पड़ा है, आप इस 14 रुपए को हटाइए, मेरे से सिर्फ कितना लोगे आप, 5 रुपए टैक्स लोगे। यही था वैट सिस्टम जो लागू किया गया था, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू पे टैक्स पड़ रहा है जो आपको ऐड कर रहे हैं, यानी कंप्लीट पे नहीं पड़ रहा है, आपने जो नया ऐड किया उस पे टैक्स पड़ेगा। वरना हम चाहते हैं हम क्या करते हैं, 100 धन 40, मतलब पहले ही 110 था, पहले की कंडीशन देखो 110, उस हम यहाँ 110 जोड़ते, फिर उसने 40 रुपए ऐड किया, 150 कर देते, 150 पे टैक्स लगाते, 165 कर देते, फिर नया दुकानदार जो आता 50 रुपए उसने जोड़े, वो टोटल पे टैक्स लगा देता है। अब पहले की कंडीशन थी 1986 के पहले की, अब की कंडीशन चेंज होगी। अब क्या होता था वैट में, सिर्फ और सिर्फ नई वैल्यू जो जिस स्टेज पे जुड़ रही थी उस पे टैक्स लग रहा था, तो इसी का नाम था वैल्यू एडेड टैक्स, यानी सिर्फ और सिर्फ नई वैल्यू पे जो लगेगा टैक्स लगेगा, ठीक है। ये था आपका वैट का कॉन्सेप्ट। और वैट भारत में कब से शुरू हुआ पूछता है तो 1986 में उत्तराखंड में, आप लोगों ने पढ़ा होगा 2005 के आसपास उत्तराखंड में वैट शुरू हुआ था। इन वैट को हटाने के बाद जो नई चीज आई वो अपने आप में आती जीएसटी। तो देखो वैट 1986 किस कमेटी की सिफारिश पे, लक्ष्मीकांत झा कमेटी की, और ये किस नाम से शुरू हुआ था, मोडवेट नाम से, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स नाम से भारत में सबसे पहले शुरू किया गया था, ठीक है। अब देखो ये कैसे शुरू हुआ, लास्ट चीज मैं आपको बताता हूं। ये जो शुरू हुआ सबसे पहले मोडवेट नाम से कैसे शुरू हुआ, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, वो लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, लैपटॉप बनाएगी तो लैपी बनाने में कई चीजें लगती हैं, चाहे उसकी चिप हो या उसकी बैटरी हो या उसका जो सॉफ्टवेयर वगैरह हो, तो हर अलग अलग कंडीशन में क्या हो रहा था, ये लोग टैक्स दे के आ रहे थे। चिप बनाने वाले ने अलग एक्साइज ड्यूटी दी, यानी उत्पाद शुल्क, बैटरी वाले ने अलग दिया, इसने अलग दिया, टोटल जब कंपनी लैपटॉप बनाएगी इसने अलग दिया। सपोज जो 40,000 का लैपटॉप है उसमें इन जगहों पे अलग अलग स्टेप पे हमारा जो टैक्स पड़ा, सब ने इसने दिया, इसने दिया, इसने दिया, और लास्ट में कंपनी पे भी पड़ा। सपोज इस टोटल टैक्स मिला के 50,000 रुपए है, कितना है 50,000 रुपए। और जो कंपनी है जब ये लैपटॉप कंप्लीट बन गया और इस पे जो टैक्स पड़ रहा सपोज 70,000 रुपए है, ठीक है, उत्पाद शुल्क। तो अब क्या होगा वैट आने के बाद, पहले तो क्या हो रहा था टोटल 70,000 रुपए टैक्स डाल देते थे। जैसे ही वैट लागू हुआ इनने देखा इस लैपटॉप में जो ये हैं ऑलरेडी ये पहले ही टैक्स पेड करके आ चुके हैं, तो 50,000 आप माइनस कर दोगे, इस लैपटॉप को सिर्फ और सिर्फ कितना दोगे, 20,000 रुपए इस पे टैक्स लगाओगे। यानी जो उसके प्रोडक्ट पार्ट हैं पहले ही वो टैक्स दे के आ चुके हैं। वैट आने के बाद तो नया प्रोडक्ट जो फाइनल बनेगा उसमें पहले के जो स्टेप में जो टैक्स पेड करके आ चुके हैं वो खत्म कर देंगे, ठीक है। ये था आपका वैट। उम्मीद करता हूं वैट समझ आया होगा। वैट का सीधा सीधा मतलब है अपने से पहले वाले चरण में जो भी स्टेप था वो टैक्स पेड करके आया है। आप दिखाओगे कि मेरे पे टैक्स इतना पड़ रहा है, लेकिन आप सरकार से ये कहोगे देखो इतना टैक्स मैंने वैल्यू एडेड पे मेरा होना चाहिए, आप जो टोटल टैक्स ले रहे हो इसमें से इतना पोर्शन ऑलरेडी टैक्सेबल है जो पहले वाले ने दे दिया है, ठीक है। ये था आपका वैट। उम्मीद करता हूं वैट और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर आपकी समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जीएसटी के बारे में कल एंड कर देंगे, टैक्स सिस्टम। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।